साल 2026 भारत के लोकतांत्रिक कैलेंडर में एक बहुत ही अहम साल होने वाला है। देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अपनी नई सरकारें चुनेंगे। करोड़ों मतदाता ये तय करेंगे कि आने वाले 5 साल उनके लिए कैसे होंगे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि भारत की विशाल लोकतांत्रिक शक्ति का एक और बड़ा प्रदर्शन है। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये विश्लेषण आप सबके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आज हम इन चुनावों के हर पहलू को परीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा इन चुनावों के पैमाने को समझिए, ये कितने बड़े हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर लगभग 17.4 करोड़ मतदाता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मेला आयोजित कैसे किया जाता है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था में। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वोट के संरक्षक के बारे में जानेंगे, फिर 2026 के चुनावी नक्शे पर नजर डालेंगे, आधिकारिक टाइम टेबल को समझेंगे, परीक्षा के नजरिए से जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन राज्य चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सिर्फ एक संस्था की है, भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई। यही है इन चुनावों के असली संरक्षक। अब ईसीआई को ये ताकत मिलती कहाँ से है? तो ये ताकत उन्हें सीधे भारत के संविधान से मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 334 ये चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की इतनी व्यापक शक्तियां देता है कि वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था बन जाती है। अच्छा, ईसीआई के काम क्या-क्या हैं? देखिए, इनके काम का दायरा बहुत बड़ा है। चुनाव की तारीखें तय करने से लेकर मतदाता सूची तैयार करने, पार्टियों को चुनाव चिन्ह देने और सबसे जरूरी आदर्श आचार संहिता को लागू करने तक पूरी चुनावी प्रक्रिया का कंट्रोल ईसीआई के ही हाथों में होता है। अब जब हम संरक्षक यानी ईसीआई को समझ गए हैं, तो चलिए अब 2026 के चुनावी नक्शे पर चलते हैं। देखते हैं कि विधानसभा चुनावों का ये रण क्षेत्र किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सजने वाला है। अगर हम मतदाताओं की संख्या के लिहाज से देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल लगभग 6.5 करोड़ वोटर्स के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक बाद आता है तमिलनाडु, जहां 5.67 करोड़ मतदाता हैं, और फिर केरल, जहां 2.7 करोड़ लोग वोट डालेंगे। ये आंकड़े ही इन राज्यों के राजनीतिक महत्व को साफ साफ दिखा देते हैं। और चुनावी पैमाने का जो अंतर है वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है पश्चिम बंगाल, जहां 6 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं, और दूसरी तरफ है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जहां लगभग 9.44 लाख वोटर्स हैं। लेकिन लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, हर एक वोट की कीमत बराबर है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, आधिकारिक समय सारणी। ये समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव सिर्फ वोटिंग वाले दिन की बात नहीं है, ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। तो चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया है उसके मुताबिक असम, केरला और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही दिन में वोटिंग हो जाएगी। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा, जिसकी शुरुआत भी 23 अप्रैल से ही होगी। और सबसे अहम बात, नतीजे सभी के एक साथ 4 मई को ही आएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए आइए तमिलनाडु का उदाहरण लेते हैं। देखिए, 30 मार्च को आधिकारिक अधिसूचना जारी होती है और यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर 6 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होते हैं, 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, 23 अप्रैल को होता है मतदान का दिन, और आखिर में 4 मई को वोटों की गिनती होती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए खासतौर पर बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। तो ये आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर है क्या? देखिए, ये चुनाव आयोग के बनाए हुए नियमों का एक सेट है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ये संहिता तुरंत लागू हो जाती है। तो जब एमसीसी लागू हो जाती है तो क्या क्या नहीं हो सकता?
सरकारें कोई नई योजना या पैसे देने की घोषणा नहीं कर सकती। प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हाँ, वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले, जिसे साइलेंस पीरियड भी कहते हैं, उस दौरान कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर सकती। आजकल की जो मतदान प्रक्रिया है वो काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। सबसे पहले पहचान पत्र की जांच होती है। उसके बाद मतदाता ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक जाता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का बटन दबाता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद वीवीपीएटी मशीन से एक पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है। ये पर्ची एक तरह का सबूत है कि वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे मतदाता ने चुना है, और इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भी बढ़ जाती है। जैसा कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा है, शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। उनका ये बयान इस बात पर जोर देता है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और सही वोटर लिस्ट बनाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, और यही तो स्वतंत्र चुनाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये चुनाव भले ही राज्यों के स्तर पर हो रहे हों, लेकिन इनकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति में दूर दूर तक सुनाई देती है। इनका राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। तो ये राज्य चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर अपने मायने क्यों रखते हैं? पहली बात, इनसे देश के राजनीतिक मिजाज का पता चलता है। एक तरह से ये बैरोमीटर का काम करते हैं। इनके नतीजों का सीधा असर संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पार्टियों की सीटों पर पड़ता है। साथ ही ये राष्ट्रीय दलों के मनोबल और उनकी आगे की रणनीतियों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। तो असली सवाल अब यही है, जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो ये फैसले सिर्फ इन राज्यों का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के आने वाले राजनीतिक भविष्य को किस तरह से एक नया आकार देंगे। तो आज के इस विश्लेषण में हमने 2026 के राज्य चुनाव की पूरी प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और इसके राष्ट्रीय महत्व को विस्तार से समझा। ये सारे पॉइंट्स यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और दूसरी सभी राज्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लोक सेवा अकादमी की तरफ से आपकी तैयारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं।